जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से आपके लिए फिजिक्स फर्स्ट की सेकंड वीडियो को लेकर के आए हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की सेकंड वीडियो में। और यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि कह रहा है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इनके बीच संबंध निगमित कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक को जो परिभाषा हमें दी हुई है उसको परिभाषित करना है, उसको देना है। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है इसको देख लेते हैं। किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर? 1 डिग्री बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, देखिएगा किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री अगर बढ़ा दें तो जो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी उसे पदार्थ का दैर्ध्य या फिर दैर्ध्य बोलते हैं या फिर रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। ठीक है, दैर्ध्य प्रसार गुणांक या रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मतलब यह है कि ये कोई रॉड है, अगर हम इस पर 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएं, ठीक है, जितना इसका पहला टेम्परेचर था वो तो था ही, लेकिन अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को और बढ़ा दें तो जो भी इसकी लेंथ में, जो भी इसकी लंबाई में वृद्धि होगी वही इसका क्या कहलाएगा? रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल वाली परत का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, देखिए क्या कह रहा है वो कि एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्र की बात हुई है तो क्षेत्रफल इसमें आएगा। तो एकांक क्षेत्रफल वाली परत का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन में होने वाले परिवर्तन को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। देखिएगा रेखीय मतलब एक रेखा में, यानी कि उसकी लंबाई में, तो लंबाई की बात की गई है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है तो क्षेत्रफल की बात की गई है। अब बात आती है आयतन प्रसार गुणांक पर। आयतन प्रसार गुणांक क्या है? एकांक आयतन वाली परत का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज है कि एकांक आयतन वाली कोई परत है, उसका ताप अगर 1 डिग्री हम बढ़ा दे तो उसके आयतन में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। तो रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि लैम्डा, अल्फा, और आयतन प्रसार गुणांक होता है गामा, और बीटा होता है प्रसार गुणांक जो हमारा कहलाता है क्षेत्रीय। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है अल्फा, आयतन प्रसार गुणांक होता है गामा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है बीटा। इनमें संबंध बताना है तो संबंध हमारे पास होता क्या है? अल्फा रेशो बीटा और रेशो गामा। ये कितना होता है इसमें? 1:2 और रेशो कितना होता है? 3। 1:3 का रेशो होता है, यही इसमें क्या है? संबंध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है कि बर्नौली प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, इसका एक उपयोग भी लिखिए। ठीक है, बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट कथन लिखना है और इसको सिद्ध भी करके दिखाना है और इसका एक उपयोग भी लिखना है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये आता ही आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बर्नौली प्रमेय का उपयोग द्रव गतिकी में व्यापक रूप से किया जाता है। व्यापक का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा किया जाता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि बर्नौली प्रमेय जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको लिख देना है बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसको नोट कर लीजिएगा, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कभी कभी ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है इसमें इसका कथन देख लेते हैं। जब कोई असंपीडीय तथा एशियान, देखिए एसएमपीडीए क्या होता है? एसएमपीडीए होता है इनकंप्रेसिबल, जो कंप्रेस ना हो सके, जो दब ना सके, तथा एशियान मतलब एशियान होता है इनविस्कस वाला फ्लूइड। ठीक है, इनविस्कस फ्लूइड यानी कि एशियान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में होता है तो उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर द्रव की कुल ऊर्जा अर्थात कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योगफल जो है वो सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। जब कोई एसएमपीडीए तथा एशियान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में गति करता है
तो उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो कुल ऊर्जा होगी, कौन कौन सी, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उनका अगर हम योगफल करें तो वो हमेशा सेम ही रहेगा, नियत रहेगा, बदलता नहीं है। तो द्रव के एकांक आयतन की ऊर्जा के पदों में बर्नौली प्रमेय के अनुसार हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू नियतांक। ये तो होता है इसका स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या है कि एक पाइप दिखाया गया है, ये एक सेक्शन है जो एक्स एक्स है और ये एक सेक्शन है जो वाई वाई है, ठीक है। इसमें द्रव का प्रवाह इस साइड दिखाया हुआ है और यहां से जो एंटर वेलोसिटी है फ्लूइड की, जो यहां से द्रव एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और जो यहां पर लीव कर रहा है यानी कि फ्लूइड निकल रहा है, द्रव निकल रहा है, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, v2 है। अब ये अगर यहां पर सतह है कोई, मतलब यहां पर ये अर्थ की सरफेस है, तो इससे जो है इस पाइप की डिस्टेंस सेंटर की कितनी है, h1 है, और सेक्शन वाई वाई के सेंटर की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, h2 है। तो देखिएगा इस सेक्शन पर x x सेक्शन पर जहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो फ्लूइड के एंटर करने पर इसका एरिया हमने मान लिया A1 है और प्रेशर कितना है यहाँ पर P1 है। ऐसे ही एग्जिट पर जहां से फ्लूइड निकल रहा है बाहर, तो उसका एरिया कितना A2 है और उसका प्रेशर कितना है P2 है। तो देख लेते हैं, माना कोई SMPD है और जो ये द्रव है ये क्या है, SMPD है और एशियान है। तो माना कोई SMPD है तथा एशियान द्रव किसी असमान काट वाली नली XY से प्रभावित हो रहा है। प्रवाह की धारा रेखीय, अब देखिए प्रवाह कैसा है, धारा रेखीय है, और हमने मान लिया कि एसएमपीडी और एशियान द्रव है, और जो असमान काट वाली मतलब दोनों तरफ से जो इसका एरिया है वो सेम नहीं है, असमान है, ठीक है। तो माना द्रव का प्रवाह 1 सेकंड के लिए हो रहा है और यदि द्रव का दाबांतर, ठीक है, द्रव का दाबांतर P1 माइनस P2 के कारण X से Y की ओर बहता है, ठीक है। अब देखिएगा द्रव का जो दाबांतर है वो कितना है, P1 माइनस P2 है, तो इसी के कारण क्या होता है, द्रव X से Y की तरफ बहने लगता है। तो तब द्रव की दाब ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, देखिएगा दाब ऊर्जा द्वारा, तब द्रव की दाब ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य द्रव गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। मतलब जो भी द्रव के दाब ऊर्जा के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो किस रूप में प्राप्त होगा, द्रव की गतिज ऊर्जा में, और स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी उस रूप में हमें प्राप्त होगा। अतः काट x में प्रवेश करने वाले द्रव पर 1 सेकंड में किया गया कार्य, जहां हमें दिखा रखा है कि सेक्शन फर्स्ट पर, यहां पर इस पर जो भी एंटर फ्लूइड कर रहा है, जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी जो है, जो भी 1 सेकंड में किया गया कार्य वो कितना होगा, बल गुना दूरी होता है। अब देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिखा, बल को P इंटू ए लिख सकते हैं, लेकिन दूरी को मैंने V लिखा है। V किस लिए लिखा है, क्योंकि दूरी होती है हमारे पास, अगर S हम मान लें तो क्या है, पर सेकंड, तो यहां पर क्या होगा, पर सेकंड। तो क्या दूरी बटे समय, ये क्या होता है हमारे पास, ये चाल होता है, यानी कि वेलोसिटी होता है, इसलिए मैंने यहां पर V लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूरी जो है ये पर सेकंड में है, तो हम क्या लिखेंगे, तो टोटल V लिख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t यानी कि दूरी अपॉन समय, तो क्या होता है, V होता है। इसी तरीके से हमने y सेक्शन पर किया, तो y सेक्शन पर क्या हो जाएगा, P2 इंटू A2 इंटू A1 हो जाएगा, यानी कि काट y से निकलने वाले द्रव द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, P2, A2 और V2। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा, यानी कि अगर हम जो y सेक्शन पर कार्य किया गया है उसमें से उसको घटा दें हम फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने A और ये मान लिया हमने B, तो हम क्या करें, अगर A इक्वेशन में से B को हम माइनस कर दें, यानी कि इस X सेक्शन पर जितना भी कार्य किया गया और इस B सेक्शन पर जितना भी कार्य किया है उन दोनों को आपस में हम माइनस कर दें, तो हमें जो मिल जाता है वो किया गया तुल्य कार्य मिल जाता है। तो तुल्य कार्य कितना आता है हमारे पास, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। आगे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि सांतत्य का समीकरण, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। अब देखिएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2 जो होता है वो डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं, आपको अगर याद होगा कि जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस तरीके से रेक्टेंगल का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया इंटू हाइट, यानी कि हाइट लिख लो या फिर लेंथ, तीनों हमारे मीटर में ही होते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट भी हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम ऐसे कर दें कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, एरिया
इंटू लेंथ, ठीक है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो एरिया इंटू लेंथ हम बोल सकते हैं। तो एरिया इंटू लेंथ हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। और यदि हम कह दें कि ये पर सेकंड है तो देखिएगा मिलता क्या है, एरिया इंटू लेंथ पर सेकंड। तो लेंथ पर सेकंड क्या हो जाता है, ये वेलोसिटी हो जाता है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है हमारे पास वॉल्यूम होता है। देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये वॉल्यूम है कैपिटल वी, और ये क्या है, स्मॉल वी, यानी कि ये वेलोसिटी है। तो यहां पर हमने A1V1 इक्वल टू A2V2 को V यानी कि आयतन इसीलिए लिखा है, याद रखिएगा। समीकरण 1 से अब जो समीकरण 1 थी वो क्या थी हमारे पास, W इक्वल टू P1 माइनस P2 V, ये हमें उसी से मिला हुआ है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, किया गया तुल्य कार्य क्या था, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। तो देखिएगा यहां से P1 माइनस P2 बचेगा और बाकी जो A1 V1 है वो बराबर किसके है, A2 V2 के है। तो ये क्या है, V है, तो V बाहर आ जाएगा। अतः द्रव की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कितना होता है, K2 माइनस K1। अब K2 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, सेक्शन 2 पर और सेक्शन 1 पर जब लिखेंगे तो v जो है वेलोसिटी ले जाएगी v2 सेक्शन 2 की, और जो 1 है वो ले जाएगी वेलोसिटी सेक्शन 1 की, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 हम इसको मान लेते हैं, द्रव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखते हैं द्रव की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कैसे लिख सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लिखा है, ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लिखेंगे, यानी कि सेक्शन 2 और माइनस सेक्शन 1 पर। जबकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। तो सेक्शन 1 पर mgh1 हो जाएगी और सेक्शन 2 पर mgh2 हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में हम इसको माइनस कर देंगे तो द्रव की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन जो है निकल करके आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि द्रव पर किया गया तुल्य कार्य वो कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है, कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो कुल ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास टोटल ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के और प्लस में डेल्टा यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। और जो किया गया कार्य है वो कितना है, W है। तो W की वैल्यू हमें पता है कितनी है, P1 माइनस P2 इंटू V है। और जो डेल्टा K की वैल्यू है वो कितनी है, यहां पर दी हुई है, और डेल्टा U की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। जब हम इसको वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने डेल्टा K की वैल्यू रख दी है, ये हमने डेल्टा V की वैल्यू रख दी है। अब देखिएगा यहां से जैसे ही ये वाला V हम यहां से हटाते हैं तो ये इसके सभी के मल्टीप्लाई में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। डिवाइड में जाकर के हमें क्या मिलेगा, ये जो 1/2 है ये इसको हम बाहर लिखते हैं तो ये m के अपॉन में हमें लिखने पर क्या मिलेगा, m अपॉन v v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m अपॉन v v1 स्क्वायर, और प्लस देखिएगा ये v सभी के अपॉन में जाएगा तो m अपॉन v gh2 हो जाएगा, और यहां से माइनस m अपॉन v gh1 हो जाएगा, m अपॉन v gh1 हो जाएगा। P1 माइनस P2 इक्वल टू देखिएगा 1/2। अब ये है कि जो द्रव का घनत्व होता है वो कितना होता है, रो होता है, और रो को हम क्या लिखते हैं, m अपॉन v लिखते हैं। तो जहां पर m अपॉन v आपको दिखाई दे रहा है वहां पर हम रो को लिख देंगे ये इस तरीके से। तो यहां पर हम लिखेंगे रो v2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये भी हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हमने यहां पर m अपॉन v की जगह पर रो में कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि P1 और 1/2 रो v1 स्क्वायर और रो gh1, ठीक है, ये माइनस के हैं दोनों, तो इधर जाकर क्या होगा, ये प्लस के हो जाएंगे, और ये P1 इसके साथ था ही, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये 1 सेक्शन का एक साइड आ जाएंगे और 2 सेक्शन के जो है वो एक साइड आ जाएंगे। यहां से यही हमारे पास क्या है, बर्नौली का सिद्धांत है, बर्नौली की इक्वेशन है। अब उसने ये कहा था कि ये किसके बराबर होती है, एक नियतांक के बराबर होती है, तो ये क्या है, एक नियतांक के बराबर हो जाएगी। अब रोजी से अगर हम इसको भाग कर दे तो क्या आ जाएगा, P अपॉन रोजी, और यहां से 1/2 v स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा, यानी कि v स्क्वायर अपॉन 2g बोल सकते हैं, प्लस में यहां से h आ जाएगा और बराबर में नियतांक रहेगा। यही हमारे पास क्या है, बर्नौली की इक्वेशन है। तो बर्नौली की इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, तो एग्जाम के लिए इसको तैयार कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि विमीय विश्लेषण विधि की जो सीमाएं हैं उनका हमें उल्लेख करना है, लिमिटेशंस बतानी है। देखिएगा ये कहां से कहां तक हम कर सकते हैं, इसमें लिमिटेशंस इसकी बताई जा रही हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस विधि से सूत्रों में उपस्थित जो सूत्र हमें दिया हुआ होगा, जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ होगा, उसमें उपस्थित नियतांकों का आंकिक मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशंस यहां पर आई है, इस विधि में जो सूत्र हमें दिए हुए हैं उपस्थित हैं
उसमें जो नियतांक हैं, जो कांस्टेंट नंबर हैं, उनका आंकिक मान का जो है वो विमेय सूत्र निकालना संभव नहीं होता है। इसे प्रयोग या अन्य विधि से प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है, यदि कोई भौतिक राशि तीन राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है। देखिएगा, यदि कोई भौतिक राशि तीन राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मध्य परस्पर संबंध इस विधि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका जो विमेय सूत्र नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई भौतिक राशि केवल तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है परंतु तीन में से दो राशियों की विमाएं असमान में समान हो, ठीक है, आपस में समान हो, यह है, परंतु तीनों में से जो तीनों राशियां हैं जिन पर वो निर्भर है, उनमें से दो राशियों की जो विमाएं हैं वो आपस में कैसी हो, समान हो, एक जैसी हो, तो क्या होगा, तो भी विमेय विधि द्वारा इस राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, परंतु विमेय सत्यता की जांच की जा सकती है, यानी कि जो इसकी विमा है वो सत्य है या नहीं उसकी जांच हम इसके कर सकते हैं। अब देख लेगा एग्जाम्पल, देख लीजिएगा एग्जाम्पल क्या है कि जो राशियां हैं उनका हम कैसे विमेय सूत्र पर में उपयोग नहीं कर सकते हैं, विमेय सूत्र द्वारा उनकी विमा नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने बताया था कि यदि कोई भौतिक राशि तीन राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो यहां पर देखिएगा स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति n इक्वल टू VT अपॉन L स्क्वायर को इस विमेय विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता है। वो इस क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां आवृत्ति n तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, इसलिए हमें जो है इसमें विमेय विधि का प्रयोग करके इसका फॉर्मूला नहीं निकाला जा सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो सदिशों के अदिश और सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं। दो सदिश हैं, उनके सदिश और अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं, ये आपको दिखाना है। तो अदिश गुणन या डॉट गुणन भी इसको वो बोलते हैं, तो अदिश गुणन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड नेम इसका डॉट गुणन भी बोलते हैं। तो जिन दो वेक्टरों का अदिश गुणन प्राप्त करना होता है उनको हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं और इनके जो है पिछले सिरे को दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देते हैं और यहां से इसको मिला देते हैं। तो मिलाने पर जो भी हमें ये कंपोनेंट प्राप्त होता है, हम इनके नाम लिख देते हैं। जो हमारे पास एक वेक्टर था वो था ए और ये क्या था, बी था, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही ये लाइन ड्रॉ की तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल शेप में आ जाता है। तो यहां पर हम जैसे cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, a डॉट b इसका वेक्टर हो जाएगा और इसका हमारे पास मॉड हो जाएगा। यानी कि अदिश गुणन जब हम cos थीटा निकालते हैं अदिश गुणन में, यानी दो राशियों का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, a यानी कि जो वेक्टर a दिया हुआ है उसका मॉड निकालेंगे और जो वेक्टर b दिया हुआ है उसका हम मॉड निकालेंगे, आपस में cos थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मॉड कैसे निकलता है, कोई हमारे पास ये दिया हुआ है i यानी कि 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये अगर हमें दिया हुआ है a तो इसका हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो भी i j k का कोएफिशिएंट है, गुणांक है, उनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में ऐड कर देंगे। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a का मॉड आ जाएगी। तो यहां से इस सूत्र का प्रयोग करा जाता है। तो अतः दो वेक्टर के स्केलर गुणन या डॉट गुणन का मान उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच कोण की कोज्या कोसाइनिक गुणनफल के बराबर होता है। देखिएगा यहां पर ये इसको जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल समझा दिया गया है कि दो वेक्टरों के स्केलर गुणन के जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, उनका मान दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच कोण की कोज्या, उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर दोनों जो वेक्टर हैं उनके परिमाण हैं और परिमाण के बीच जो भी दोनों वेक्टरों के बीच जो एंगल बना है उसमें कोसाइन लगा दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं आगे अदिश गुणन के गुण देख लेते हैं। तो अदिश गुणन के गुण क्या है, यह है क्रम विनिमय नियम, ठीक है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जैसे a डॉट b है तो उसको हम b डॉट a भी लिख सकते हैं, ये होता है इसका क्रम विनिमय नियम। तो देखिएगा a डॉट b को हम b डॉट a भी लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, यानी कि a b cos थीटा, ठीक है, a b cos थीटा। ये a b हमने कैसे लिखा, मॉड निकाल करके लिखा है। नेक्स्ट है यह वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का मतलब यह होता है कि जो हमने a डॉट और b प्लस c को अलग अलग लिखा था तो हम a डॉट b और a डॉट c हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में जो सदिश गुणन या क्रॉस गुणन उसने पूछा था, तो जिन दो वेक्टरों का सदिश गुणन प्राप्त करना है उनको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं और उन पर एक पैरेललोग्राम बना देते हैं जो समांतर चतुर्भुज का नाम हमें पता है। समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही गुणन का परिमाण होता है, यानी कि कौन से गुणन का, क्रॉस गुणन या फिर सदिश गुणन, इनका परिमाण जो होता है वो क्या, समांतर चतुर्भुज का नियम ही
इसको दिखाता है, और जो समांतर चतुर्भुज बनता है उसी का क्षेत्रफल इसका परिमाण कहलाएगा। इसी दिशा में, यानी कि इसकी दिशा जो होती है वो दाहिने हाथ के पेंच के नियम के अनुसार निर्धारित होती है। जो पेंच का नियम होता है, दाहिने हाथ से पेंच का नियम होता है, उससे इसकी जो दिशा है वो निर्धारित की जाती है, और इसे जो है क्रॉस लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो हम जो है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा और n कैप। n कैप को क्या बोल रहे हैं हम? परिणामी वेक्टर की दिशा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परिणामी वेक्टर की दिशा हम इसको बोल रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर घूर्णन गति करते हुए एक दृढ़ पिंड का जड़त्व, जिन पर घूर्णन गति करते हुए एक दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व भी बताना है। तो किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण का मान किस पर निर्भर करता है? निम्न पर निर्भर करता है। फर्स्ट है वस्तु का द्रव्यमान, जो जड़त्व आघूर्ण है वस्तु का, वो वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष की स्थिति कैसी है वो उस पर भी निर्भर करेगा, और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु के द्रव्यमान का जो वितरण हो रहा है उस पे भी वो डिपेंड करता है। और क्या डिपेंड करता है? वस्तु का जड़त्व आघूर्ण डिपेंड करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें मिल जाता है कि घूर्णन अक्ष की स्थिति बदलने से वस्तु के जड़त्व का मान बदल जाता है। यदि हम घूर्णन अक्ष की स्थिति को बदलेंगे तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वस्तु का वो भी बदल जाएगा। तो किसी वस्तु के जड़त्व आघूर्ण के साथ उसके घूर्णन अक्ष की स्थिति करना आवश्यक है, ठीक है, जिसके परितः वस्तु घूर्णन गति कर रही है, उस अक्ष की बात हो रही है। द्रव्यमान के वितरण से द्रव्यमान के अक्ष से दूर होने पर एम आई किसको बोल रहे हैं हम? एम आई बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। उसका मान क्या होता है? अधिक हो जाता है, और जब वो क्या होता है अक्ष के पास आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या है? बढ़ने लगता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर द्रव्यमान के वितरण से द्रव्यमान के अक्ष से, ठीक है, द्रव्यमान के वितरण में द्रव्यमान के अक्ष से दूर होने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान अधिक होता है, यानी कि अगर वो जितना दूर जाता है उतना ही मान अधिक होता है, और जितना वो पास आता है उतना ही मान कम होता जाता है। अब इसके भौतिक महत्व देख लीजिएगा। भौतिक महत्व क्या होते हैं? तो किसी पिंड का द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति के वही कार्य करता है, उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति, जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में करता है, ठीक है, जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में करता है वही वह कार्य करता है। तो पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में पिंड से जड़त्व को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था कि पिंड का द्रव्यमान जो है वो क्या करता है? रेखीय गति में पिंड के जड़त्व को मापता है, यानी कि जब वो रेखीय गति कर रहा हो तब उसके पिंड के जड़त्व को नाप लेता है, जो पिंड का द्रव्यमान है, ठीक है। तो अतः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है घूर्णन गति में घूर्णन गति के पिंड को मापता है, ठीक है। जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण होगा वो घूर्णन गति के पिंड का जड़त्व आघूर्ण को नापेगा, तो इसे घूर्णन जड़त्व भी कहते हैं। और देखिएगा जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन जड़त्व भी बोलते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन आपको मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। अगर आ जाए तो करके जरूर आना कि जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर क्या होता है, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर क्या होता है। तो देखिएगा इसको ध्यान से, किसी पिंड का जड़त्व पिंड के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, परंतु किसी अक्ष के परितः पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो पिंड के द्रव्यमान के साथ साथ घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान के जो वितरण है, ठीक है, द्रव्यमान के साथ साथ घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान का जो वितरण है उस पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्रुवीय उपग्रह क्या है, जिसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ध्रुवीय उपग्रह क्या है, इसके उपयोग समझाइए। तो देखिएगा पोलर सैटेलाइट्स होती क्या है? पृथ्वी की सतह को देखने, पृथ्वी के भूभाग का भौगोलिक एवं सैन्य सर्वेक्षण करने तथा मानचित्र इत्यादि बनाने, वैश्विक ताप एवं जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाला उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। देखा कितनी सिंपल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसी क्वेश्चन में ये टॉपिक अभी है जो ध्रुवीय उपग्रह था, उसके हमने अभी डेफिनेशन देखी थी। तो इसके उपयोग क्या क्या हैं वो इसको देख लेते हैं। इसका उपयोग कहां पर होता है? सैन्य सर्वेक्षण करने में किया जाता है, और इसका उपयोग जो है पृथ्वी के भूभाग यानी कि भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग कहां पर होता है? भूभाग के मानचित्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और वैश्विक ताप एवं जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। संपर्क को परिभाषित कीजिए, ठीक है, संपर्क को परिभाषित कीजिए। जो हमारे पास संपर्क कोण है, ठीक है, संपर्क कोण की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके है।
संपर्क कोण की परिभाषा दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन इसी में इसने ऐड कर दिया है कि केश नली में द्रव के उन्नयन कोण को यह किस प्रकार प्रभावित करता है। तो संपर्क कोण क्या है, पहले यह आप जान लीजिएगा। जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो सामान्यतः संपर्क के स्थान पर द्रव पृष्ठ वक्रीय हो जाता है, ठीक है, यानी कि कर्व हो जाता है। देख लीजिएगा आगे, जो द्रव ठोस को भिगोते हैं जैसे पानी तथा कांच, ठीक है, पानी जो है वो कांच को भिगो देता है तथा वो क्या हो जाता है, उनका तल अवतल यानी कि कॉनकेव, तथा जो द्रव ठोस को नहीं भिगोते उनका तल कैसा होता है, उत्तल होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो द्रव ठोस को भिगो देते हैं उनका जो अवतल होता है वो होता है, तल होता है वो होता है कॉन्वेक्स यानी कि अवतल होता है, और जो द्रव ठोस को नहीं भिगोते हैं तो उनका तल उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा कि संपर्क कोण की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है। द्रव एवं ठोस के संपर्क यानी कि स्पर्श बिंदु से द्रव के वक्र पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह के बीच बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, यहां पर आप फिगर की सहायता से इसको समझ लीजिएगा। ये एक टैंक है, उसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है और एक स्मॉल ट्यूब, स्मॉल डायमीटर बहुत बारीक ट्यूब में लाकर के इसमें डाल दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर है ये इसमें राइज हुआ है, इसमें ऊपर की तरफ चढ़ गया, तो ये जो सरफेस बनेगा ये इस तरीके से सरफेस बनेगा। और यहां से जो भी कॉन्टेक्ट एंगल हम निकालेंगे, जो भी संपर्क कोण हम निकालेंगे वो क्या होगा, यहां से ये थीटा हो जाएगा, यानी कांच के और इसके सरफेस पर टेंजेंट खींचने पर जो भी एंगल मिलता है वो मिलता है हमारे पास संपर्क एंगल यानी कि संपर्क कोण, ठीक है, थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये टोटल आर है, तो आर हमारे जो ओ है, ओ पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, इस कर्व का सेंटर यानी द्रव वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र हो गया, और जो सी है वो केश नली की वक्रता केंद्र होगा, यानी कि केश नली जितनी चौड़ी है उसकी वक्रता केंद्र ये होगा। तो इन दोनों का वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, सी और ओ हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको हमने जूम करके यहां पर इसको हमने फिगर में थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है। इसको ड्रॉ करने पर हमें क्या मिलता है कि केश नली में द्रव की लंबाई, अब केश नली में द्रव की लंबाई जो है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं, पहले देख लीजिएगा, कांच और जल के लिए स्पर्श कोण थीटा का प्रयोग करें, ठीक है, तब cos थीटा इक्वल टू आर अपॉन आर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर cos थीटा अपॉन आर कैसे हो गया, ये क्या है, ये आर है, तो यहां पर ये चलेगा, तो ये क्या है, cos थीटा के साथ ही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू आर अपॉन आर, क्योंकि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार और अपॉन में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। तो आधार अपॉन कर्ण क्या हुआ, आर अपॉन कैपिटल आर हुआ। जब हम कैपिटल आर की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और याद रखिएगा, केश नली में जो द्रव ऊपर की तरफ चढ़ता है उसकी ऊंचाई अगर वो निकलवा रहा है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समतापीय तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर ये बताना है। तो देख लीजिएगा, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस बॉयल के नियम यानी कि पीवी इक्वल टू स्थिरांक जो कांस्टेंट होता है का पालन करती है। तो समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस जो है वो बॉयल के नियम का पालन करती है, लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस बॉयल के नियम का पालन नहीं करती है। यहां से क्वेश्चन ये भी बनकर के आ सकता है एक नंबर में कि कौन से प्रक्रम में आदर्श गैस बॉयल के नियम का पालन नहीं करती है या कौन से प्रक्रम में आदर्श गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, जिसमें पालन करती है वो है समतापी प्रक्रम, और जिसमें ये बॉयल के नियम का पालन नहीं करती है आदर्श गैस, वो है हमारे पास रुद्धोष्म प्रक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, समतापी प्रक्रम में अपेक्षित ऊष्मीय धारिता अनंत होती है। ठीक है, समतापी प्रक्रम में क्या होती है, अपेक्षित ऊष्मीय धारिता अनंत होती है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में अपेक्षित ऊष्मीय धारिता क्या होती है, शून्य होती है। ये याद रखिएगा, ये खाली स्थान में यानी कि जो आपके फिल इन द ब्लैंक आते हैं यहां पर खाली स्थान छोड़ देगा और इसको पूरा आपको मालूम कर सकता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। समतापी में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा के ताप पर निर्भर होने के कारण, किस पर निर्भर है, आदर्श गैस के आंतरिक ताप के
ऊपर निर्भर होने के कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा स्थिर होती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? स्थिर होती है। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या है? स्थिरांक है। तो अगर हम लिखेंगे, लेकिन रुद्धोष्म क्रम में ऐसा नहीं होता है, रुद्धोष्म क्रम में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P जो घन रो है, ठीक है, ये हमारे पास रो है, तो रो घनत्व और T पृष्ठ तनाव वाले द्रव की सतह पर बनी लघु तरंगों की चाल जो V है वो कितनी है? 2 पाई और T अपॉन ये रो लैम्डा है। ठीक है, रो लैम्डा हो, जहां लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तो विमीय विधि द्वारा इसकी क्या है? प्रमाणिकता की पुष्टि करनी है कि ये सही है या नहीं है। तो हमें जो चाल का फॉर्मूला दे रखा है वो कितना है? V इक्वल टू 2 पाई टी रो लैम्डा, इसका रूट होता है। तो दोनों पक्षों की विमा लिखने पर मैंने बताया था कि विमा हम किस तरीके से निकालते हैं। तो दोनों पक्षों की विमा हम लिखेंगे। अब देखिएगा, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखते हैं तो हमारे पास जो आता है वो क्या आता है? एम टी माइनस 2 रूट में, और रूट में आता है एम एल माइनस 3 और इंटू में एल आ जाता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहां पर m से m कैंसिल आउट हो जाता है, तो t माइनस 2 है, t माइनस 2 लिखा गया है, और l माइनस 2 यहां पर बचेगा, तो l माइनस 2 यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया। अब इस l को ऊपर ले जाएंगे तो घात हमारे पास पॉजिटिव में आएगी, तो t माइनस 2 एल स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब देखिएगा यहां पर एल टी माइनस 1 है इक्वल टू एल टी माइनस 1 है, तो एलएचएस की जो विमा है वो आरएचएस के बराबर में आई है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, देख लेते हैं 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। निम्न में से किस भौतिक राशि की विमा नहीं होती है लेकिन मात्रक होता है? देखिएगा फ्रेंड्स, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि वह राशि हमें बतानी है कि जिस जगह जिसकी विमा तो होती ही नहीं है लेकिन मात्रक जरूर होता है। तो ऐसा जो हमारे पास है वो क्या है? कोण है। याद रखिएगा, कोण है। मापी गई राशि 20.030 से कितने सार्थक अंक होंगे? देखिएगा फ्रेंड्स, सार्थक अंक का 1 नंबर आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको देखिएगा। सार्थक अंक के कुछ नियम होते हैं, वो नियम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है सार्थक अंक के नियम? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सार्थक अंक को हम कैसे पहचाने? सार्थक अंक को पहचानने जैसे तुम पर आ गया तो तुम्हारे 2 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे, अगर सार्थक अंक से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में वो मालूम कर ही लेता है। तो सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फीचर जिसे बोलते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके कुछ नियम होते हैं, बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिएगा, किसी भी संख्या को उसके निश्चित मान में प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक होती है, जो सार्थक अंक है वो आवश्यक होती है। ठीक है, सार्थक अंक कहलाते हैं। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा जो हमें अभी बहुविकल्प में मैंने दिखाया था। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, कोई भी पॉइंट, कुछ भी, कोई भी जीरो नहीं है आगे पीछे कहीं पर भी, तो सभी जो अंक होंगे वो क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। देखिएगा, अशून्य अंक लिखा हुआ है। अब इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 सार्थक अंक है, इसमें 7 है तो 7 सार्थक अंक हो गए हैं। नियम नंबर 2 है, 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि अगर 2 अशून्य संख्याएं हैं, उनके बीच में कितने भी जीरो हैं तो वो भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक होगा? इसमें 5 सार्थक अंक हैं। अब देखिएगा, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 9 सार्थक अंक है। यानी कि जो अशून्य अंक है उनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड इसका नियम है वो ये है कि यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक न हो, ध्यान से देखिएगा, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव के पहले तथा दशमलव के बाद शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं होता है तो दशमलव से पहले और दशमलव के बाद शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोई भी संख्या नहीं है तो 0 0 यहां पर आ रहा है, यहां से संख्या शुरू हुई है, तो यहां पर ये 3 0 जो है ये सार्थक अंक नहीं होंगे, ये चारों ही सार्थक अंक माने जाएंगे। इसमें क्या है देखिएगा, यही भी सिंपल है कि 3 सार्थक अंक दिखाई दे रहे हैं, ये 2 सार्थक अंक नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट रूल क्या है, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक हो, दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक हो तथा उसके बाद पुनः शून्य अंक हो तो शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि ये फिर भी क्या आ गए,
एक अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी शून्य आ सकते हैं वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने होगा, इसमें 12 सार्थक अंक है, ध्यान से देख लीजिएगा, और इसमें 5 सार्थक अंक है क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में यहां पर आ रहा है। अब देखिएगा दशमलव के पश्चात किसी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। दशमलव के पश्चात जो भी अशून्य अंक होंगे वो सार्थक अंक होते हैं। देखिए दशमलव के बाद जो भी अशून्य सार्थक अंक है उसको हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। तो ये थे सार्थक अंक के नियम। अब देख लेते हैं ये कैसा किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। मापी गई राशि 20.030 में कितने सार्थक अंक होते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि दो अशून्य अंकों के बीच का जो भी शून्य होंगे उनको सार्थक अंक कहेंगे, और जब ये क्या होता है सबसे लास्ट तक जितने भी जीरो अगर हम लगा दें तो वो भी सार्थक अंक इसमें गिने जाएंगे। तो टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, इसमें 20.030 सार्थक अंक होंगे, ठीक है, यानी कि 5 सार्थक अंक होंगे। ये सभी यानी कि 20.03530 में 5 सार्थक अंक हो गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 सभी अंक सार्थक अंक माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न भौतिक राशियों में कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए कौन सी सदिश राशि नहीं है, वो है सामर्थ्य। याद रखिएगा सामर्थ्य जो है वो भौतिक राशि ऐसी है जो सदिश राशि नहीं है। रेखीय व कोणीय त्वरण में संबंध लिखिए। रेखीय व कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है, A = R अल्फा होता है, और जहां पर A क्या होता है, रेखीय त्वरण होता है, और अल्फा क्या है, वो क्या है, कोणीय त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर समान चाल v से गति करता है, तब चौड़ाई आवर्तकाल में, ठीक है, तब चौड़ाई आवर्तकाल में इसका विस्थापन क्या होगा। तो क्या होगा, √2 होगा। ध्यान रखिएगा √2 होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वृत्तीय गति से शक्ति क्षय नहीं होती है। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल के अनुक्रमणानुपाती होता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W और इसकी ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा V के मध्य संबंध डेल्टा U = डेल्टा V होता है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये गलत है, और आंसर हमारे पास क्या बन जाता है, फर्स्ट बन जाता है, वृत्तीय गति से शक्ति क्षय नहीं होती है। क्या होती है, वृत्तीय गति से शक्ति क्षय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन भी पुट अप कर सकता है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक जिसको μs बोलते हैं, गतिक घर्षण गुणांक जिसको μk बोलते हैं, और घूर्णन घर्षण गुणांक जिसको μr बोलते हैं, उसको संबंध लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जो μs है वो ग्रेटर देन होता है μk से, और μk जो है वो ग्रेटर देन होता है μr से, यानी कि जो भी स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा वो गतिज घर्षण गुणांक और घूर्णन घर्षण गुणांक से बड़ा दोनों से होगा, ठीक है, और घूर्णन घर्षण गुणांक जो है वो किससे छोटा होगा, गतिज घर्षण गुणांक से छोटा होगा। यानी कि सबसे फर्स्ट में अगर हम लिखें कि जो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें अगर हम लिख दें इसके अवरोही क्रम में, तो क्या होगा, μs ग्रेटर देन μk और ग्रेटर देन μr, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिल सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूर्णन करती है, जब एक वस्तु ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूर्णन करती है तो इसको कोणीय संवेग और आरोपित बल आघूर्ण के मध्य कोण कितना होता है। कोणीय संवेग और आरोपित बल आघूर्ण के मध्य कोण कितना होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप देखते ही इसे कर दोगे अगर आपको पता होगा तो देखिएगा कोणीय संवेग और आरोपित बल आघूर्ण के मध्य कोण कितना होता है, 90 होता है। ध्यान रखिएगा जो कोणीय संवेग है और आरोपित बल आघूर्ण है उसके मध्य अगर हमें एंगल देखना है तो वो हमें कितना होगा, 90 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन गति में किसी वस्तु की घूर्णन त्रिज्या k और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वह कथन सत्य है अथवा असत्य। तो मैंने बताया था कि घूर्णन गति में जो भी वस्तु की घूर्णन त्रिज्या होगी वो क्या होगी, k उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो ये क्या है, सत्य है। तो पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान वाली वस्तु की पलायन ऊर्जा लिखिए। देखिएगा पलायन ऊर्जा लिखनी है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान का कोई पिंड है और उसकी पलायन ऊर्जा क्या होगी। तो पलायन ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2gre। re क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है, और इसको रूट में लिखने पर हमें पलायन ऊर्जा
मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द्रवों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि द्रव जो है वो ताप बढ़ाने पर उनकी श्यानता घटने लगती है और जो गैस है उनकी श्यानता बढ़ने लगती है। तो ऊष्मागतिकी, उसमें संतुलन या ऊष्मागतिकी, ठीक है, ऊष्मागतिकी या हम बोल सकते हैं ऊष्मागतिकी का ऊष्मीय संतुलन या ऊष्मागतिकी का शून्यता नियम तापीय संतुलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तापीय संतुलन से संबंधित है। तापीय संतुलन से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि आपका पेपर अच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा जीवन क्लासेस के साथ।